हे गाइस, वेलकम बैक अ न्यू वीडियो। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं बी फार्म फिफ्थ सेम में जो हमारे सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, उसमें हम यहाँ पर लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे थे, जिसमें कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था यूनिट थर्ड के बारे में, जिसमें कि हमने यूनिट थर्ड में जितने भी लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में बात किया था। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस में जो हमारी यूनिट फोर्थ है उसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर एंड उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड गाइज, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसे आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एंड ये जो वीडियो है ये आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो गाइज, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। एंड यहाँ पर इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे एंड इनके यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे। एंड मेनली यहाँ पर जो यूनिट फोर्थ है उससे केवल टोटल 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, राइट अ नोट ऑन ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट एंड आल्सो डिस्कस अबाउट प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसके चांसेस है कि 7 या 10 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। एंड इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है कि मैजिक रेमेडीज एक्ट क्या होता है उसके बारे में लिखे। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, एंड इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। एंड इसके नोट्स वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, वहां से आप जाकर इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है उसमें मैजिक रेमेडीज एक्ट के बारे में लिखना है, इसमें जो एडवर्टाइजमेंट है जो कि प्रोहिबिटेड है उसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैजिक रेमेडीज एक्ट जो होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैजिक रेमेडीज एक्ट की डिफिनेशन लिखनी है आपको। जो एक्ट है मैजिक रेमेडीज एक्ट वो 1954 में पास हुआ था। एंड एक्ट जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह होती है मैजिक रेमेडीज की उन सभी को रेगुलेट करता है। मैजिक रेमेडीज मतलब यहाँ पर जो होता है जैसे कि जादुई उपचार जो होते हैं उन्हें सिंपली मैजिक रेमेडीज बोलते हैं। क्या होता है कि कोई कवच वगैरह होंगे जैसे कि तालिस्मान या फिर तबीज, जैसे तालिस्मान जैसे तबीज बोलते हैं, जो तबीज वगैरह हो गए एंड भस्म वगैरह होंगे, ये सब हमारे मैजिक रेमेडीज एक्ट में आते हैं। मीन्स जादुई उपचार जितने भी होते हैं उन्हें मैजिक रेमेडी बोलते हैं। तो ये सब उसी में आ गया। एंड कोई भी अगर एडवर्टाइजमेंट हो रही है जो कि क्लेम कर रही है कि हम इस डिजीज को ट्रीट कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ मैजिक रेमेडीज, तो उन सभी को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर एक एक्ट आया था जैसा कि मैजिक रेमेडीज एक्ट के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पर 1954 में एक्ट आया था। तो ये था हमारा मैजिक रेमेडीज। In India, some people sells magic remedies and claim that they are universal treatment of the some disease like cancer and menstrual periods। मतलब यहाँ पर इंडिया में कुछ ऐसे पीपल्स हैं जो कि क्लेम करते हैं कि हम एक यूनिवर्सल ट्रीटमेंट है, मतलब एक सार्वभौमिक उपचार करते हैं जो कि किसी भी डिजीज को ट्रीट कर सकता है, जैसे कि कैंसर हो गया, एड्स होगा, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होगा। तो ये सब हमारे जो आते हैं वो सब मैजिक रेमेडीज में आते हैं। वो एडवर्टाइजमेंट उनकी करते हैं कि हम इन डिजीज को ट्रीट करते हैं, लेकिन ये क्यूरेबल डिजीज नहीं, मतलब इनको ट्रीट नहीं किया जा सकता कम्प्लीटली। तो ये जो हमारे मैजिक रेमेडीज वाले होते हैं ये सब इन्हें ट्रीट करने के बारे में बातें करते हैं। देन यहाँ पर ये प्रमोट करते हैं मैजिक रेमेडीज को मैगमाइज, मतलब पत्रिका वगैरह जो होती है या फिर न्यूज पेपर में प्रमोट करते हैं। एंड हकीम वगैरह या वैद्य होते हैं उन सभी को प्रमोट करते हैं कि हमारी मैजिक रेमेडीज जो होती हैं वो भी कुछ होती हैं जिनके थ्रू हम किसी भी डिजीज को क्योर कर सकते हैं। एंड ये जो एक्ट था वो कंट्रोल करता है एडवर्टाइजमेंट को, किसी भी ड्रग की एडवर्टाइजमेंट अगर हो रही है तो उसको कंट्रोल करता है एंड उसे स्टॉप करता है। एंड अगर कोई मैन्युफैक्चरर हो किसी भी ड्रग की एडवर्टाइजमेंट वगैरह करता है तो उसके लिए ये जो एक्ट है वो इथिकल स्टैंडर्ड जो है उनको मेंटेन करता है। तो ये कुछ था मैजिक रेमेडीज एक्ट के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? जो हमारा एक्ट था मैजिक रेमेडीज एक्ट उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो उसके ऑब्जेक्टिव थे कि टू कंट्रोल एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू एनी ड्रग, मतलब किसी भी ड्रग की एडवर्टाइजमेंट वगैरह को कंट्रोल करना। मतलब एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? किसी भी ड्रग की प्रचार करना या फिर विज्ञापन करना जो होता है वो एडवर्टाइजमेंट होता है, तो उसको कंट्रोल करता था। एंड जो मैजिक रेमेडीज एक्ट था वो ये कंट्रोल करता था कि कुछ पीपल्स होते हैं जो कि फास्ट क्लेम करते हैं कि हम किसी भी डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन वो कम्प्लीटली नहीं ट्रीट करते हैं। तो उन सभी को ये एक्ट है वो रेगुलेट करता है। एंड ये मेंटेन करता है एथिकल स्टैंडर्ड जो होते हैं किसी भी ड्रग के लिए, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करता है किसी भी ड्रग की, उन सभी को एथिकल स्टैंडर्ड जो होते हैं वो सब मेंटेन करता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर जो प्रोहिबिटेड होता है उसका मतलब होता है बैन किया गया है या फिर बैन कर दिया गया है। एंड एडवर्टाइजमेंट होता है कि मतलब एनी नोटिस या सर्कुलर या वीडियो जो कि प्रमोट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, उसे सिंपली एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। सो ये ऐसे एड्स होते हैं जो कि मेंटेन करते हैं किसी भी वीडियो पेपर या न्यूज़पेपर वगैरह को, तो उसे एडवर्टाइजमेंट बोलता है। एंड ये ऐसे एड्स होते हैं जो कि बैन किए गए हैं अंडर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के, उसे सिंपली प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। मतलब इन सभी को ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज जो एक्ट था 1954 उसमें बैन किया गया है। एंड यहाँ पर कुछ प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट है जिनको कि बैन किया गया।
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ड्रग है मतलब जिसको यूज करते हैं गर्भपात करने के लिए या फिर कंसेप्शन जो होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो उन चीजों को बैन किया गया है इस एक्ट के थ्रू। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है ड्रग विच यूज फॉर रिमूविंग मेंस्ट्रुअल पीरियड इन ह्यूमन, मतलब ऐसे कोई ड्रग है जो कि मेंस्ट्रुअल पीरियड जो ह्यूमन में होते हैं उनको रिमूव करने या खत्म करने की बात करती है तो वो सब बैन है। एंड एनी ड्रग विच यूज टू इम्प्रूव कैपेसिटी ऑफ सेक्सुअल प्लेजर इन ह्यूमंस, मतलब यहाँ पर कोई ड्रग अगर है जो कि सेक्सुअल प्लेजर्स को इम्प्रूव करती है तो वो बैन है। एंड एनी ड्रग विच क्लेम्स द ट्रीटमेंट ऑफ शेड्यूल जे डिजीज, मतलब यहाँ पर कोई अगर ड्रग है जो कि शेड्यूल जे के डिजीज जितने भी हैं जो कि अनट्रीटेबल डिजीज हैं उनको ट्रीट करने के बारे में बात करती है वो सब बैन है, जैसे कि कैंसर, एड्स हो गए, ये सब डिजीज ऐसे डिजीज हैं जिनको कि ट्रीट नहीं किया जा सकता, मतलब कम्प्लीटली इनको ट्रीट नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी इन डिजीज को ट्रीट करने के बारे में बात करता है तो वो भी बैन है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है एनी एडवर्टाइजमेंट विच प्रोवाइडिंग फॉल्स इंप्रेशन बट अबाउट एनी ड्रग आर मेकिंग फॉल्स क्लेम्स, मतलब कोई अगर एडवर्टाइजमेंट है जो कि प्रोवाइड कर रही है गलत धारणा, मतलब कि हम किसी भी डिजीज वगैरह को ट्रीट कर सकते हैं कम्प्लीटली अगर आप हमें कांटेक्ट करते हैं, तो ये सब है जो बैन हुए हैं। मतलब ऐसा कि आपने देखा होगा पहले आते थे कि कोई डिजीज वगैरह है जैसे कि कैंसर ही मान के चलिए, तो कैंसर को ट्रीट करने के बारे में वो क्लेम करते हैं कि हम इसको कम्प्लीटली ट्रीट कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, लेकिन जब से एक्ट आया तो ये सब बैन कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट ऑफ मैजिक रेमेडीज, मतलब मैजिक रेमेडीज जो है उनके एडवर्टाइजमेंट वगैरह बैन की गई है। तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं एंड यहाँ पे कुछ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज भी आती हैं इसमें। जैसे फर्स्ट कन्वेंशन, मतलब पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको फाइन पड़ सकता है, फिर जेल हो सकती है 6 मंथ की, या फिर दोनों हो सकते हैं, फाइन भी पड़ सकता है जेल भी पड़ सकती है। एंड नेक्स्ट है रेगुलर कन्विक्शन, मतलब अगर लगातार आप कर रहे हैं तो फाइन एंड जेल हो सकते हैं 1 ईयर की, या फिर दोनों हो सकते हैं, मतलब फाइन भी पड़ सकता है जेल भी पड़ सकते हैं। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, मतलब यहाँ पर मैजिक रेमेडीज क्या होते हैं उसके बारे में लिखना था एंड इसके ऑब्जेक्ट वगैरह जो थे उनको लिखना था एंड प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट कुछ थे उनके बारे में लिखना था एंड यहाँ पर पेनल्टी वगैरह जो हो जाती है ये सब कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में आपको इतना कंटेंट लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है एंड अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जिसमें कि पूछा है राइट इन ब्रीफ अबाउट प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, या फिर इसे दूसरे टाइप से पूछ सकता है डिस्कस इन ब्रीफ ऑफ सीपीसीए गाइडलाइंस फॉर ब्रीडिंग एंड स्टॉकिंग ऑफ एनिमल्स। तो ये हमारा क्वेश्चन कुछ टू टाइप से हो सकता है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्रिवेंशन होता है एनिमल क्रूएल्टी एक्ट का उसके बारे में कि ये क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रूएल्टी जो होता है इसका मतलब ये होता है निर्दयता, मतलब एनिमल जो होते हैं उन पर निर्दयता मतलब अत्याचार वगैरह करना, ये सब क्रूएल्टी आती है। तो उनको रोकने के लिए कुछ एक्ट वगैरह बनाए गए हैं उसके बारे में बात करते हैं इसमें। तो यहाँ पर जो एक्ट था प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स और 1960 में एक्ट आया था, एक इंडियन पार्लियामेंट के थ्रू एक्ट बनाया गया था जो कि प्रोहिबिट करता था कि पीपल्स जो अननेसेसरी पेन काज कर सकते हैं किसी भी एनिमल्स को, या फिर कोई एनिमल सफरिंग है नेसेसरी पेन से, तो उन सभी को प्रोहिबिटेड या फिर उसे प्रिवेंट करने के लिए एक्ट बनाया गया था। सिंपली इसमें बताया गया है दिस एक्ट डिफाइन एज एन एनिमल एंड एनी लिविंग क्रिएचर, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो एनिमल्स हैं एक दूसरा क्रिएचर है ह्यूमन बीइंग के अलावा, ह्यूमन बीइंग जो है एक क्रिएचर है लेकिन यहाँ पर एनिमल्स भी एक क्रिएचर है लिविंग बीइंग के। इसमें बताया गया है ड्यूरिंग द रिसर्च एंड प्री क्लिनिकल स्टडीज एनिमल्स आर यूज्ड एंड एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट, मतलब रिसर्च या फिर प्री क्लिनिकल स्टडीज जब होती हैं तो उसमें एनिमल जो होते हैं उनको एज एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट वगैरह परफॉर्म करते हैं। लेकिन इस कमेटी के अंडर में मतलब ये स्टेबलाइज किया गया था या सुपरवाइज मतलब किया गया था कि जो हमारे एनिमल्स यूज होते हैं एक्सपेरिमेंट में किसी भी, तो उन सभी एनिमल्स पर कोई अननेसेसरी पेन ना काज करे या फिर उनको अननेसेसरी परेशान ना करे या फिर उस पर क्रूएल्टी कोई ना करे, तो इन सभी को कंट्रोल करने के बारे में इस एक्ट में बताया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस कम्युनिटी ड्यूटी इज इंश्योर दैट एनिमल्स आर नॉट सफरिंग फ्रॉम अननेसेसरी पेन ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर कोई भी एनिमल अननेसेसरी पेन से सफर कर रहा है तो उन सभी को यहाँ पर स्टॉप करना होगा। ये था हमारा प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो इसके यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव जैसा कि आप देख सकते हैं, मतलब टू प्रिवेंट एनिमल फ्रॉम अननेसेसरी पेन एंड क्रूएल्टी, मतलब कोई एनिमल अगर अननेसेसरी पेन या फिर अत्याचार से सफर कर रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करता है एक्ट। एंड प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस की जो हमारे प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उनके लिए गाइडलाइंस वगैरह कंडक्ट करता है हमारा एक्ट, यही एनिमल्स एंड क्रूएल्टी एक्ट जो 1960 में आया था, ये सब प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस। ये पनिशमेंट प्रोवाइड करता है किसी भी पीपल्स को जो कि किसी भी एनिमल्स को टॉर्चर करता है या फिर उसे अननेसेसरी पेन काज करा रहा है, तो उन सभी को ये पनिशमेंट प्रोवाइड कराता है एक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव है, मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि एनिमल जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग के अलावा एक लिविंग क्रिएचर होते हैं। तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव थे जो कि हमारे क्रूएल्टी एंड एनिमल
प्रिवेंशन एक्ट के थे। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। एंड नेक्स्ट इसमें पूछा है कि CPCSEA जो है उसके बारे में लिखे, उसकी ब्रीडिंग एंड स्टॉकिंग के बारे में लिखे। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके बारे में लिखना है कि CPSEA क्या होता है। तो जो CPCSEA होता है उसे सिंपली कम्युनिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल, इसका फुल फॉर्म होता है। जो CPCA होती है एक लीगल बॉडी होती है जो कि बनाई गई थी इंडियन पार्लियामेंट के थ्रू 1964 में, इसी एक्ट के थ्रू, यानी प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स इन 1960। जो हमारा एक्ट था एनिमल क्रुएल्टी वाला एक्ट, उसी के अंदर में एक्ट हमारा जो बनाया गया था CPCA। CPCA जो होता है प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस को कि हमारे एक्सपेरिमेंट वगैरह कैसे कंडक्ट कराएंगे, उन सभी के बारे में एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है उसमें पूछा था कि इसमें आपको इसकी गाइडलाइंस वगैरह जो होती हैं उसके बारे में लिखना है कि CPCA के गाइडलाइन क्या होते हैं उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है CPCSEA गाइडलाइंस फॉर ब्रीडिंग एंड स्टॉकिंग, मतलब ब्रीडिंग एंड स्टॉकिंग जो होता है उसके लिए कोई गाइडलाइंस है उसके बारे में लिखना होगा। और जो ब्रीडिंग होता है इसका मतलब होता है रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स बीच यूज टू परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब किसी भी एनिमल्स का जो रिप्रोडक्शन है प्रजनन करना जो कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है स्टॉकिंग। तो स्टॉकिंग का मतलब है कलेक्शन ऑफ एनिमल्स या फिर स्टोर करना एनिमल्स को, वो सिंपली स्टॉकिंग कहलाता है। सो अगर कोई चाहता है कि वो अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करे जिसमें कि ब्रीडिंग एंड स्टॉकिंग करे एनिमल्स को, तो उसके लिए उसको एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो कि यहाँ पर CPCSEA की गाइडलाइंस कुछ होंगी जिनको फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट गाइडलाइन जो कि क्वारंटाइन। क्वारंटाइन मतलब यहाँ पर होता है कि सिंपली जो संगरोधन या फिर जो हमारा लैब वगैरह होती हैं उनमें तुम कितने दिन तक एनिमल्स वगैरह को रख सकते हो उनके बारे में बताएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि स्मॉल लैब एनिमल्स वगैरह होते हैं उनको तो मिनिमम 1 वीक तक अपने पास रख सकते हो, और यहाँ पर जो लार्ज एनिमल्स होते हैं उनको आप 6 वीक्स तक स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया स्पीसीज सेपरेशन, मतलब स्पीसीज जो उनका सेपरेशन आप कैसे से कर सकते हो। तो मतलब एनिमल्स जो है उनको सेपरेट किया जा सकता है उनके स्पीसीज के अकॉर्डिंग, जैसे कि एंजाइटी या फिर बिहेवियरल चेंजेस के थ्रू उनको स्पीसीज सेपरेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि एनिमल्स हस्बेंड्री, मतलब एनिमल्स या पशुशाला जो है फिर उसकी चार दीवारी जो वो कैसी होनी चाहिए। तो द हाउसिंग सिस्टम शुड प्रोवाइड, मतलब हाउसिंग सिस्टम क्या क्या प्रोवाइड करता है, जैसे कि एडिक्वेट स्पेस, मतलब पर्याप्त मात्रा में स्पेस होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मतलब मूवमेंट के लिए यहाँ पर एक अच्छा जगह होना चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए वो एनिमल जो उसमें होंगे। एंड ए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए एंड एडिक्वेट वेंटिलेशन होना चाहिए। वेंटिलेशन मतलब जो हमारी हवा होती है वहां पर, मतलब जो हमारी चार दीवारी के अंदर एंड बाहर जाने के लिए एक प्रॉपर मात्रा में हवा आने जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। एंड इजी टू एक्सेस टू फूड एंड वाटर, मतलब फूड एंड वाटर वहाँ पर उचित मात्रा होना चाहिए। एंड नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल एरिया, मतलब एक्सपेरिमेंटल एरिया कैसे होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट शुड बी कैरीड आउट इन सेपरेट एरिया अवे फ्रॉम लिविंग प्लेस, मतलब जो एक्सपेरिमेंट वगैरह है वो कैरीड आउट मतलब कराने चाहिए एक लिविंग प्लेस जो होता है उससे दूर, ये जो हमारे एक्सपेरिमेंट वगैरह उनको परफॉर्म कराना चाहिए। एक्सपेरिमेंटेशन पीरियड, मतलब एक्सपेरिमेंटेशन पीरियड या टाइम क्या होता है, जैसे कि नो एनिमल्स शुड बी यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंटेशन फॉर मोर देन 3 years, मतलब आपके पास कोई एनिमल्स है तो 3 साल तक उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, 3 साल के ज्यादा आप उस पर एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं कर सकते। नेक्स्ट है फूड एंड वाटर सिस्टम। तो फूड एंड वाटर जो होता है मतलब फूड जो टेस्टी होना चाहिए, नॉन कंटामिनेटेड, मतलब कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, और उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह होने चाहिए जो कि एनिमल्स वगैरह के लिए फूड होते हैं, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह होना चाहिए। एंड जो फूड एंड वाटर होता है वो इंसेक्टिसाइड्स वगैरह जो होते हैं या फिर हेवी मेटल्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं या फिर टॉक्सिन्स होते हैं, इन सब से फ्री होना चाहिए। एंड नेक्स्ट यहाँ पर बेडिंग। बेडिंग मतलब बिस्तर वगैरह जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो देयर शुड बी प्रॉपर, मतलब यहाँ पर प्रॉपर बिस्तर वगैरह जो है एनिमल्स वगैरह के लिए होना चाहिए, जिसमें कि उसमें एब्जॉर्बेंट्स वगैरह लगे होने चाहिए जो कि फ्री होते हैं टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह से फ्री होने चाहिए। एंड जो बेड वगैरह होते हैं उनको लगातार चेंज करते रहना चाहिए। ये इसकी गाइडलाइन थी। एंड नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर है वो, उसमें है सैनिटेशन एंड क्लीननेस, मतलब यहाँ पर स्वच्छता और साफ सफाई कैसे होना चाहिए। तो एनिमल्स के रूम या कॉरिडोर्स वगैरह जो होने चाहिए वो प्रॉपर क्लीन होने चाहिए, वहाँ पर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। एंड एनास्थेसिया, मतलब एनास्थेसिया जैसे कि कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आप करा रहे हैं तो उससे पहले आपको विदाउट एनास्थेसिया उस पर एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं कराना, क्योंकि वहाँ पर पेन वगैरह जो होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मतलब अगर आप एक्सपेरिमेंट कर भी रहे हैं तो आपको एनास्थेसिया पहले दे देनी है, फिर उस पर आपको एक्सपेरिमेंट डन करना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है यूथेनेसिया। तो यू मीन्स होता है गुड एंड थेनेसिया मीन्स होता है डेथ, मतलब इसका मतलब होता है कि इच्छा मृत्यु। अगर आप एनिमल्स पर किसी भी एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, अगर उसमें नीड है कि उसकी सेक्रीफाइड होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करते टाइम अगर सेक्रीफाइड करने की नीड पड़ गई तो आप उसको सेक्रीफाइड कर सकते हैं, मतलब उसमें आपको इच्छा मृत्यु उसकी देनी होगी। एंड नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में मतलब टेम्परेचर वगैरह जैसे कि यहाँ पर 18 से 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए।
यहाँ पर ह्यूमिडिटी की रेंज जो है वो 30 से 70% होनी चाहिए। एंड नॉइज कंट्रोल मतलब नॉइज फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। वेंटिलेशन प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए। एंड लाइट वगैरह के लिए इलेक्ट्रिक सिस्टम होना चाहिए, प्रोवाइड कर सके अप्रोप्रिएट लाइटिंग जो कि प्रोवाइड करे। तो ये सब यहाँ पर कुछ गाइडलाइन वगैरह थी इसकी, जो अगर आप कोई अपने स्वयं का बिजनेस वगैरह करते हैं जिसमें कि आप स्टॉकिंग में ब्रीडिंग वगैरह करते हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा आपको। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है जैसे कि रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब प्रॉपर मात्रा में आपको रिकॉर्ड वगैरह उसके मेंटेन रखने हैं। एनिमल्स का स्टॉक जो होगा, मतलब हाउस स्टॉक जो होगा, उसके रिकॉर्ड वगैरह आपको प्रॉपर मात्रा में रखने हैं। एंड स्टॉकिंग परचेस सेल रिकॉर्ड जो होंगे, जब से मतलब आपने वहाँ पे स्टॉक मतलब खरीदा है एंड जब तक आपने बेचा है, तो सभी का जो रिकॉर्ड होता है वो आपके पास होना चाहिए। एंड डेथ रिकॉर्ड होना चाहिए कि कितने एनिमल मरे हैं एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग, ये सब होना चाहिए। तो ये सब कुछ गाइडलाइंस है जो कि आपको एनिमल्स क्रूअल्टी एक्ट के अंदर आती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि पूछा है राइट इन डिटेल अबाउट रिटेल एंड सेलिंग प्राइस ऑफ फार्मुलेशन, मतलब रिटेल और सेलिंग प्राइस जो होती है फार्मुलेशन की, उनके बारे में एक नोट लिखना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि जो रिटेल एंड सेलिंग प्राइस होती है ड्रग्स की, वो कंट्रोल की जाती है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के थ्रू, जिसे एनपीपीए के नाम से जानते हैं। इसके थ्रू रिटेल एंड सेलिंग प्राइस जो है वो कंट्रोल की जाती है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, मतलब एनपीपीए। इट इज इंडिपेंडेंट बॉडी, मतलब यहाँ पर एनपीपीए जो होते हैं इंडिपेंडेंट बॉडी होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजेशन। एंड यहाँ पर जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है गवर्नमेंट के थ्रू स्टेबलाइज किया था 29 अगस्त 1997 को स्टेबलाइज किया था, कि ये फिक्स करने के लिए कि जो हमारी इसेंशियल मेडिसिन है उनका जो प्राइस वगैरह है वो सब फिक्स हो सके, जो कि 2022 में अपडेटेड हुई थी। यहाँ पर 384 मेडिसिन थी, उन सभी के प्राइस वगैरह को फिक्स करने के लिए इस कम्युनिटी का स्टेबलाइजेशन किया गया था। एंड जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी थी, इसको इम्प्लीमेंट मतलब लागू किया गया था फोर्सफुली। जो डीपीसीओ ने ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल रूल थे, उन सभी रूल को लागू करने के लिए इसको फोर्सफुली लाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर मीन्स डीपीसीओ। तो डीपीसीओ एक गवर्नमेंट ऑर्डर होता है जो कि अलाउ करता है कि गवर्नमेंट जो हमारी होती है वो सेट करती है सेलिंग प्राइस को एसेंशियल मेडिसिन के लिए, जो कि लाइफ सेविंग मेडिसिन होती है उन सभी के लिए सेलिंग या रिटेलिंग प्राइस जो होती है उसको सेट करती है। अरे डीपीसीओ जो होता है वो इश्यूड होता है एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के थ्रू ये इश्यूड होता है। नेक्स्ट इसकी कुछ हिस्ट्री होगी कि जैसे 1966 में पार्लियामेंट के मेंबर जो थे, उन्होंने जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते थे तो उस पर चार्जिंग रेट जो था वो बहुत ही हाई था। लेकिन जब से यहाँ पर डीपीसीओ ने ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल अथॉरिटी आई थी, तो उन पर चार्ज वगैरह जो थे वो बहुत ही लो हो गए थे, मतलब कम चार्जेस वगैरह इस पे पड़ने लगे थे। मतलब जो हमारे नेशनल लिस्ट ऑफ मेडिसिन होती हैं उन पे पहले चार्ज ज़्यादा था, लेकिन जब से एक्ट आया था डीपीसीओ, तब से उन पे चार्ज वगैरह जो थे वो सब कम कर गए। तो इसे आप पढ़ सकते हैं। एंड नेक्स्ट है इसके ऑब्जेक्टिव, मतलब डीपीसीओ के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये डीपीसीओ जो होता है वो प्रोवाइड करता है मेडिसिन को फाइल प्राइस, मतलब सबसे कम मात्रा में अवेलेबल हो सके, मतलब अफोर्डेबल एक प्राइस होना चाहिए उसके लिए कि मतलब सभी उसको खरीद सके। एंड रेगुलेट करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में ड्रग जो है उसको रेगुलेट करता है कि डिस्ट्रीब्यूट हो सके। एंड एक एडिक्वेट प्रोडक्शन जो होता है उसको अचीव करता है। एंड नेक्स्ट मेंटेन एंड इंक्रीज द सप्लाई ऑफ बल्क ड्रग एंड द फार्मुलेशन, मतलब तो ये हमारे ऑब्जेक्ट हो जाते हैं इसके कुछ। एंड नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस के बारे में। सेलिंग प्राइस जो होता है उसे सिंपली मैक्सिमम प्राइस के नेम से जानते हैं, मतलब ऐसा प्राइस जो कि पर्सन ड्रग को बना रहा है लेकिन वो जितने प्राइस पे सोल्ड की जा सकती है उसे सिंपली सेलिंग प्राइस बोलते हैं, मतलब मैक्सिमम प्राइस जो होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है सेलिंग प्राइस इज द मैक्सिमम प्राइस एट विच अ ड्रग कैन सोल्ड, मतलब सेलिंग प्राइस वो मैक्सिमम प्राइस होती है जिसपे कोई ड्रग जो है वो सोल्ड की जा सकती है, मतलब बेची जाती है। एंड जो प्राइस वगैरह है इसकी वो डिटरमाइन की जाती है डीपीसीओ, मतलब ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू इंडिया में डिटरमाइन की जाती है। एंड यहाँ पर डीपीसीओ जो होता है वो घोषित करता है कि जो हमारी एसेंशियल मेडिसिन है, मतलब लाइफ सेविंग मेडिसिन है, उनकी जो रेट है, मतलब बेचने की रेट वगैरह जो है उनकी एक उचित मात्रा में उनकी रेट होनी चाहिए पब्लिक के लिए। एंड यहाँ पर सेलिंग प्राइस के लिए कैलकुलेशन फार्मूला है जैसे कि पी सी इज इक्वल टू पी एस इंटू 1+m/100। तो इसका एक फार्मूला था जिसमें कि पीसी जो होता है सेलिंग प्राइस होता है एंड पीएस जो होता है एवरेज प्राइस टू रिटर्नर फॉर द सेम स्ट्रेंथ एंड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिसिन। इसके लिए मतलब पीएस होता है एंड एम जो होता है मतलब परसेंटेज मार्जिन टू रिटर्नर, मतलब रिटर्नर जो होता है जितना परसेंटेज मार्जिन लेता है वो इस पर एम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिटेल प्राइस के बारे में। तो रिटेल प्राइस का मतलब होता है जैसे कि एक्चुअल अमाउंट जो कि कंज्यूमर मतलब जिसमें खरीद रहा है या फिर खुदरा मूल्य जिसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिखी है जैसा कि आप देख सकते हैं।
रिटेल प्राइस जो होता है वो प्राइस होता है जो कि कंज्यूमर तक उसमें पहुंचती है, मतलब कंज्यूमर जितने मात्रा में खरीदता है वही सिंपली रिटेल प्राइस कहलाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड इस प्रकार से इसकी डिफिनेशन हो जाएगी। एंड यहाँ पर इसके लिए कुछ एक फार्मूला होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिटेल प्राइस कैलकुलेशन फार्मूला होता है जो कि 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पर आरपी इज इक्वल टू एमसी प्लस सीसी प्लस पीएम प्लस पीसी इंटू 1 प्लस एमएपीई अपन 100 प्लस ईडी, मतलब ये इसका फार्मूला होता है। यहाँ पर आरपी जो होता है इसका मतलब होता है रिटेल प्राइस, एंड यहाँ पर एमसी होता है मतलब मटेरियल की कॉस्ट जितनी लगी है, एंड पीएम जो होता है मतलब पैकेजिंग मटेरियल चार्ज जो होता है, मतलब एनपीसी जो होता है मतलब पैकेजिंग चार्ज जो होता है, एंड यहाँ पर एमएपी मतलब मैक्सिमम अलाउबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मतलब जितने पर आपने बनाया वो पोस्ट जितना एक्सपेंसिव था उस सभी की प्राइस जो थी वो यहाँ पर एमएपीपी एंड ईडी जो थी उसका मतलब एक्साइज ड्यूटी टैक्स, मतलब जो टैक्स वगैरह थे वो ईडी पे लगेंगे। तो इस प्रकार से इसका फार्मूला होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये यहाँ पर हमारे 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जिसमें कि पूछा है व्हाट इज द एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन, मतलब नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो होती है उसके बारे में पूछा है। NLEM जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, जिसके चांसेस है कि 7 या 10 मार्क्स में क्वेश्चन आए ही आएगा, तो आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन होती है वो क्या होती है एंड कब आई थी। तो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो थी जो कि 2011 में पब्लिश की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू पब्लिश की गई थी। एंड एसेंशियल मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि पब्लिक हेल्थ केयर को सेटिस्फाई करते हैं, उसकी नीड्स वगैरह जो होती हैं मेजोरिटी की नीड्स उसको कंप्लीट करती है। तो ये हमारी एसेंशियल मेडिसिन होती हैं जो कि लाइफ सेविंग मेडिसिन के नाम से भी जिनको जानते हैं। एंड जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन होती है वो पब्लिक हेल्थ केयर जो होती है उसकी नीड्स वगैरह जो होती है उसको फुलफिल करती है, यानी पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट जो होती है उसको फुलफिल करती है। एंड ये जो मेडिसिन होती है वो सिलेक्ट की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ एफिकेसी, सेफ्टी, पोटेंशियल, प्योरिटी, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एब्जॉर्प्शन यानी बायोअवेलेबिलिटी जो इनकी सबकी अच्छी होनी चाहिए, एंड आल्सो फॉर पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस एज वेल एज कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब पब्लिक जो हेल्थ है उसके लिए सिग्निफिकेंस से होनी चाहिए एंड कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। तो इस प्रकार से सेलेक्ट की जाती हैं। एंड दे मस्ट अवेलेबल एट ऑल टाइम, मतलब ये हर समय अवेलेबल होना चाहिए, यानी हर स्थान पर ये अवेलेबल होना चाहिए। एंड इनकी जो प्राइस वगैरह है अफोर्डेबल होने चाहिए। तो इसलिए ये हमारी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन बनाई गई थी एक, जिसमें कि बताया गया था कि जो हमारी एसेंशियल मेडिसिन हैं उनकी प्राइस वगैरह जो है वो एक अफोर्डेबल प्राइस होना चाहिए एंड हर टाइम अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है WHO डेवलप्ड डायरेक्टरी ऑफ सच मेडिसिन इन 1977, मतलब WHO जो था वो डेवलप किया था डायरेक्टरी ऑफ इन मेडिसिन के, इन्हें की WHO मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के नाम से जानते हैं। इन्हें जो WHO ने एक डेवलप किया था 1977 में। जैसे लिस्ट ऑफ अपडेशन, मतलब ये जो लिस्ट होती है 2 साल बाद अपडेट होती है, मतलब हर 2 साल बाद ये अपडेट होती है। जैसे कि करंट वर्जन में ये जो लिस्ट है 2011 में अपडेट हुई थी। एंड इंडिया में सेम इसी प्रकार इंडिया में मतलब इस लिस्ट ईडीएल मतलब एसेंशियल ड्रग लिस्ट जो है वो मेंटेन करते हैं इंडिया, जैसे कि जो कि अपडेट होती है एवरी ईयर, मतलब हर ईयर बाद अपडेट होती है, जिसको कि अपडेट कौन करता है, नेशनल कम्युनिटी जो है वो अपडेट करती है। जैसे कि अदर कंट्रीज में होती है इसी टाइप से इंडिया में होती है, जिसको कि ईडीएल जो होता है एसेंशियल ड्रग लिस्ट होती है, अपडेट होती है, अपडेट होती है, जिसमें केवल 348 मेडिसिन जो थे जो कि नेशनल लिस्ट एसेंशियल मेडिसिन में इतनी मेडिसिन थी। एंड यहाँ पर मतलब इंश्योर नहीं किया गया है कि जो हम हमारे हर पब्लिक, मतलब यहाँ पर पब्लिक जो होती है 50 to 65% पब्लिक उनको ये मेडिसिन पहुंचते नहीं है, मतलब वाइड कैन नॉट एक्सेस, मतलब एक्सेस नहीं कर सकती कि सबको पहुंचे। यानी जो नेशनल लिस्ट ऑफ मेडिसिन होती है वो एश्योर नहीं करती है कि जो पूरी पब्लिक है मतलब उन सभी तक ये मेडिसिन पहुंच सके। ये सिंपली जून 2012 में बताया था जनरल सेक्रेटरी ने कि ऑल इंडिया ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर जो कॉन्फेडरेशन होता है उन्होंने कहा था कि 50 से 65% कंट्रीज पॉपुलेशन जो होती है वो इनको अक्सर नहीं कर सकती, तो इसीलिए इनको नहीं मिलती। तो सब देखो उदास कितने हैं। फिर गवर्नमेंट ने अपॉइंटेड किया था, मतलब हाथी कम्युनिटी जो थी, हाथी कम्युनिटी उसको अपॉइंट किया था जो कि 1975 में अपॉइंटेड की गई थी। तो इस प्रकार से ये हमारी एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन होती है। एंड यहाँ पर जो एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन होती है वो सिंपली अपडेटेड होती है। जैसे कि फर्स्ट जो आई थी वो 1996 में आई थी, जिसमें कि 279 मेडिसिन 2003 में आई एंड 2011 में आई, जिसमें कि 376 मेडिसिन थे। एंड फिर 2015 में जिसमें कि 348 मेडिसिन थे।
एंड फिर यहाँ पर जो 2022 में आई जिसमें कि 384 मेडिसिन इंक्लूड की गई थी। तो ये थी कुछ यहाँ पर नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। एंड गाइज इसके नोट्स वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो वहां से आपको इसके नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।